इनका विकिपीडिया पेज जरूर देखिएगा। गवर्नमेंट ने खुद कोर्ट को कहा कंट्रोल डोपिंग कर रहे थे। जुलाई 24, 2001 का नाम में पीटी का चाइनी जो ही ये सबके नाम बाहर आए हैं, तो ये सही है या गलत? जब हमने ये कहा कि इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो वकील थे, फाइट कर रहे थे हमारे अगेंस्ट, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, डोंट ओपन दिस सील्ड एनवलप, अदरवाइज वेरी बिग नेम्स विल बी टेंटेड। पर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि सुनीता गोदारा ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही है, क्योंकि मैं उसके खिलाफ लड़ रही थी, डोपिंग के खिलाफ लड़ रही थी। मैं जब स्टेडियम में दौड़ती थी, मैं डंके के चोट पे कह सकती हूँ कि हम जिस फील्ड के हैं, मैराथन के, उसमें अगर हम 3 मिनट्स पर किलोमीटर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, कोई भी डोपिंग, कोई भी इंजेक्शन हमें चैंपियन नहीं बना सकता। तो मैं नहीं कर पाती ऐसा। फिर तो आपको फेडरेशन की बेबी बन के रहना पड़ता। तो चाहे वो आपको कूट रहे हैं, चाहे वो आपको ऐसे बात करते हैं खिलाड़ियों से, कोई इज्जत नहीं है। आपको जो प्राइजेस मिल सकते थे, अवार्ड्स मिल सकते थे, कितना लॉस हुआ? अर्जुन अवार्ड नहीं दिया। जो अवार्ड है ना, उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। आई डोंट लाइक दैट। वो मिलना चाहिए। अगर आप डिजर्व करते हो तो मिलना चाहिए। तो सरकार जब देखेगी, सोचेगी, तो अवार्ड मिलेगा तो ठीक है। देखो, मिल्खा सिंह को नहीं दिया, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। कमलजीत संधू को नहीं दिया, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। और आज के जमाने में भी बहुत से ऐसे हैं जो एशियन मेडलिस्ट हैं, उनको नहीं मिला, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। चलिए 14 ईयर्स तक बहुत फाइट करी, अभी भी नामचीन खिलाड़ी हैं, उनकी सेम प्रॉब्लम है। मतलब सुधार कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो टॉर्चर में रहते हैं, पता नहीं बेचारे कैसे ट्रेनिंग करते हैं। मैं तो खैर कैंप में 15 दिन रही और मैंने फिर नेशनल कैंप छोड़ दिया था, बिकॉज आई कांट टेक दैट टॉर्चर। 1985 में इलाहाबाद मैराथन हुई। वहां पर मेन को 10 प्राइज मिल रहे थे, फीमेल को सिर्फ 3 प्राइज मिल रहे थे। मैंने बस को 2 सेंटेंस बोले थे कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अमंग मेन एंड वुमेन, बोथ आर रनिंग मैराथन, देयर शुड बी सेम प्राइस। 98 में एक डेट पड़ी, वो डेट थी मंडे की। फ्राइडे को मेरी छोटी लाल मारुति में मैं और मेरे हस्बैंड एनटीपीसी या ओएनजीसी कहीं गए थे। जब मैं नीचे आती हूँ, मैंने कहा देयर इज अ सूटकेस इन द कार। उसने कहा जरूर इसमें बम होगा, क्योंकि हमारा केस तो था ही कि डेट तो है मंडे को, तो पुलिस इनको ले जाएगी और इनको जेल कर देगी। कोशिश की गई क्योंकि मंडे को हम जा ना पाए। एक बार तो इंटरनेशनल एंटी डोपिंग सेमिनार हुआ, तो मुझे बुलाया गया कंडीशन के साथ, सुनीता जी आप वहाँ कुछ बोलना। इंडियन एथलेटिक्स वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज में आज नहीं तो कल पहुंच पाएगा। जब तक ग्रास रूट लेवल प्रमोशन नहीं होगा, नहीं पहुंच पाएगा। हमारे इंडिया में बेस नहीं। जब बेस होता है तो कुछ चैंपियंस निकलते हैं और जाके टॉप लेवल पे जाते हैं। इफ यू कुड चेंज वन लॉ, वन पॉलिसी और द सिस्टम इटसेल्फ, वो क्या होगा फॉर इंडियन एथलेटिक्स टुडे? आज हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जो ना सिर्फ एक जानी मानी एथलीट हैं, बल्कि एक मूवमेंट भी हैं। फॉर्मर एशियन मैराथन चैंपियन, 1992 एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, 1996 एशियन ब्रोंज मेडलिस्ट, ओलंपिक टॉर्च बेरर और इंडिया के उन गिने चुने रनर्स में से एक जिन्होंने दुनिया के 26 देशों में जाकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। 1,30,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स की ट्रेनिंग, 76 फुल मैराथन्स, 100 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल पोडियम फिनिशेस और सबसे बड़ी बात, एक स्पॉटलेस क्लीन स्पोर्टिंग करियर इन एन एरा जहां एथलेटिक्स के आसपास बहुत सवाल खड़े होते थे। इन्होंने सिर्फ मेडल्स नहीं जीते, सिस्टम को भी चैलेंज किया, कोर्ट तक गई, ट्रांसपेरेंसी की बात की और आज भी हजारों रनर्स को मेंटर करती रहती हैं थ्रू हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट एंड एलीट रनिंग कम्युनिटीज। आज की बातचीत थोड़ी अलग होगी, थोड़ी बोल्ड होगी और थोड़ी दिल से होगी, बिकॉज जब लेजेंड स्टूडियो में हो तो सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, सच भी सुनना जरूरी होता है। और एक बार इनका विकिपीडिया पेज जरूर देखिएगा। इन्होंने PIL फाइल किया इन द दिल्ली हाई कोर्ट इन 1998 alleging systematic doping and cover-ups in the Indian athletics from 1991 onwards, claiming that disciplinary action was not taken by the authorities despite many athletes testing positive, and asked for transparency on a sealed list of names. As part of that PIL, she alleged that high-profile athletes might be on the list, जिसके बारे में मैं नहीं जिक्र कर रहा, पर शायद मैम बोलेंगी। But the government and the sporting bodies refused to disclose the details at that time.
This opens a genuine conversational and systematic narrative about doping, cover-ups, and institutional silence in the 1990s and the early 2000s. Not personal accusations, but accountability issues. Doping. In Indian athletics today, even in the last few years, India has seen dozens of athletes sanctioned by the Athletics Integrity Unit, 108 sanctions, placing India second behind Kenya in the number of athletes sanctioned. Several Indian track have received extended bans for repeated doping offenses. Athletes like Nirmala, पहला बैन 2018 से 2022 और फिर दूसरा बैन 2023 से 2031 तक. Doping problems persist with events where athletes avoid tests or fear them and wider systematic pressures leading to misuse of banned substances. आज बहुत कुछ हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में, साथ हमारे जुड़े रहिएगा. Dr. Sunita Gudara, welcome to the show. Finally, we are meeting on the Untold Story with Commander Victor Mike. एक चीज़ मैं पहले से क्लियर करना चाहूँगा, आज के शो में हम आपकी ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे. आज के हम शो में बात करेंगे आपकी PIL जर्नी के बारे में, आपके एंटी डोपिंग के जो फाइटर की जर्नी है उसके बारे में. क्या आप इस चीज़ के लिए मंजूर हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिंदास पूछो. तो चलिए कारवां आगे बढ़ाते हैं. आज के मंच पे जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, कुछ घमासान चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाला है, कई चीजों का खुलासा भी होने वाला है. सो स्ट्रेट अवे आई विल हिट द नेल. लेट 1990s में आपने इंडियन कोर्ट में PIL फाइल करी थी एलिजिंग सिस्टमैटिक डोपिंग and cover-ups in the Indian athletics. Why did you feel compelled to take up this fight to the court? और आपने क्या डिस्कवर किया? See, first of all, 1998 means मैं ऑलरेडी 1992 की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थी. और स्पोर्ट्स में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आई वॉज एलिजिबल टू डू PIL एंड आस्क फॉर इट कि व्हाई इट इज हैपनिंग. तो बस 1998 में हमने PIL किया और वो 2 साल ही चला था और फिर 2001 में वो रिवाइज हुआ. और उसका कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है. गवर्नमेंट ने खुद कोर्ट को कहा कि सॉरी, हम कुछ मतलब गलत कर रहे थे. क्या? कंट्रोल डोपिंग कर रहे थे. सी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ने खुद बोला हम कंट्रोल डोपिंग कर रहे थे. हम क्या था कि जो इंटरनेशनल बॉडी है उस समय फेडरेशंस रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी डोपिंग के जो केसेस आते थे उनको पनिश करने के लिए. जैसे नाडा. नाडा तो बहुत लेट आई है. वो तो हाँ, नाडा आई है 2009 में. तो 1998 का सिनेरियो ये था कि फेडरेशन पूरी एलिजिबल थी उसको पनिश करने के लिए, डोपर्स को. और साई का जो लैब था वो उस समय एक्रेडिशन इतना नहीं था, तो बैंकॉक जाते थे, कहीं कहीं जाते थे टेस्ट और आते थे, और फेडरेशन रिस्पॉन्सिबल होती थी पनिश करने के लिए. तो फेडरेशन ने फेवरेटिज्म करना शुरू किया. ये तो हमें पता चलेगा क्योंकि मैं भी उस समय नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चैंपियन थी. तो जो जब कुछ होता है तो जैसे दीवारों के भी कान होते हैं, हवा में बात उड़ती हैं. तो बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इस बात को उजागर किया जाए कि कंट्रोल ये सिस्टमेटिक डोपिंग हो रही है. इतने में वहाँ से रूल आया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, इंटरनेशनल फेडरेशन से, कि कंट्रोल डोपिंग इलीगल है. अगर कोई भी कंट्री कंट्रोल डोपिंग करेगी, और कंट्रोल डोपिंग कैसे होती थी, कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाएंगे एथलीट्स तो उनकी पहले डोप टेस्ट होगा. एक बार तो ऐसा सिनेरियो हुआ कि हमारे जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट थे उनसे भी एयरपोर्ट पे उनका NOC लिया जा रहा था कि आपने डोपिंग तो नहीं कर रखी है. मतलब इतने नॉविस थे लोग डोपिंग के बारे में कि इधर तो एथलीट्स को चेक किया जा रहा है, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको रोक लिया जा रहा है, और जो क्लीन है उनको भेजा जा रहा है. दैट इज नोन एज कंट्रोल डोपिंग. बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल डोपिंग के कॉन्सेप्ट को समझना, और इसमें ऑडियंस को भी एक चीज़ से आप रूबरू करा ही रही हैं. जो एक लेमन के पर्सपेक्टिव में कंट्रोल डोपिंग का मतलब, जैसे मुझे समझ आता है कि मैंने आपको एक स्टीरॉइड्स दिया, एक सब्सटेंस खिलाया और वो कंट्रोल्ड है. दूसरा ये होता है कि अथॉरिटीज इंश्योर कर रही हैं कि किसी ने डोपिंग नहीं करी है, उसका एक कंट्रोल मैकेनिज्म मेंटेन कर रही है. नहीं, सिंपल सा कंट्रोल डोपिंग का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री को जब इंटरनेशनल में जाना है वहां पे डोपिंग होगी तो वो यहाँ से ही उसको कंट्रोल करेंगे, यानी कि जो वो टेस्ट लेंगे. अब ऐसा नहीं होता है. अब ऐसा नहीं होता है. हर एक कंट्री खुद अपना टेस्ट करता है. नहीं,
पहले होता था कंट्रोल डोपिंग, अब तो नाडा आ गया है ना, जी तो अब ऐसा नहीं होता। होता क्या था कि जो जैसे आपके पास में 200 एथलीट्स हैं जिनको आपको एशियन गेम्स में भेजना है, जी तो उन सबका टेस्ट होगा बिल्कुल एशियन गेम्स के पहले। अगर उसमें से कोई पॉजिटिव पाए गए उनको रोक लिया जाएगा। तो ये टेस्ट हमारी कंट्री में होते थे, होते थे हाँ, जाने लैब से था। पहले, हाँ, और उसकी रिपोर्ट्स हम जिस जाने वाली कंट्री में हम जा रहे हैं वहां पे हम सबमिट करेंगे। नहीं, अब उन्होंने क्या किया, जैसे 100 में से 20 ऐसे आ गए जो पॉजिटिव हैं, उनको रोक लिया, उनको नहीं जाने दिया, अपनी सिर्फ कंट्री ने क्लीन खुद को ही रोक भेजा। लिया। हाँ, इसको कहते हैं कंट्रोल डोपिंग, ओके। कि आपने अपने जो डोप पॉजिटिव थे, तो यानी कि आप उनको बैन नहीं कर रहे हो, फेडरेशन उनको बैन नहीं कर रही है, बस उनको रोक ले रही है कि वहां पर बेइज्जती ना हो, इंटरनेशनल फोरम में बेइज्जती ना हो। तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। यही तो इंटरनेशनल फेडरेशन ने कहा कि कोई भी कंट्री कंट्रोल डोपिंग करेगी दैट इज इलीगल। तो फिर तब रियलाइज किया हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कि अरे हम तो ऐसा बहुत खुला कर रहे थे, मतलब इट वाज वेल नोन थिंग, बहुत तड़ी से कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पे इंटरजेक्ट करूंगा। अगर मान लीजिए 200 में से 20 जो एथलीट्स थे उनका डोपिंग टेस्ट में वो पॉजिटिव आए, हाँ, तो हमने उन्हें उस एशियन गेम्स में, जैसे जकार्ता में कोई जाने वाले थे बाय चांस हाइपोथेटिकली, तो हमने इन 20 को यहाँ पे रोक लिया, हमने इसको बोला कंट्रोल डोपिंग मैकेनिज्म। बट इससे हमारे देश की तो जो सो कॉल्ड हमारा देश का जो चेहरा है वो तो साफ रहा, अगर हम उनको 20 को नहीं भेजा तो। बट वो जो 20 थे उनको आपने सिर्फ रोका, उनको पनिश बैन नहीं किया ना। अच्छा, बात वहां पे तो हमारा जो पीआईएल था वो यही था कि 157 एथलीट्स आर फाउंड इन डोपिंग पॉजिटिव, बट दे वर नॉट, हाँ, दे वर नॉट पनिश्ड, वेयर एज सम अदर वर पनिश्ड जो उनके फेवर वाले नहीं थे। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अथॉरिटीज ने उस समय, जब आपने 1998 के बारे में बात करी, तब एक सीड लिस्ट के बारे में बहुत कहानियां उड़ी थी, उसका न्यूज़ में भी काफ़ी कारवां चला था। उस सीड लिस्ट के पीछे कुछ बड़े नाम आए थे जो आज की हमारी नॉर्मल जिंदगी में आज भी वो नाम बड़े हैं। मैं नाम उनका अपने कंधे पे फायर नहीं कर सकता, अगर आप उन नाम के बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगी। और दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आखिर क्यों फेडरेशन ने इस ट्रांसपेरेंसी को जनता तक उनके सामने खुलासा क्यों नहीं किया? वो सील्ड जो डोप लिस्ट थी वो कम से कम 10 साल तक वो सील्ड ही रही, और शायद कहीं वो किताबों में, पन्नों में दब के रह देखो, गई। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जब तक नाडा नहीं आया था, नाडा आया 2009 में, उसके पहले की बात है ये, जो सील बंद लिफाफा है ना, सील्ड एनवेलप जो था वो हाई कोर्ट में जमा हुआ, हाई कोर्ट में जमा हुआ, उसकी कॉपी हमें नहीं दी गई, वो हाई कोर्ट में जमा रही, और पीआईएल आपने डाला था, पीआईएल हमारा था, तो हमने कहा खोल दो उसको, दूसरा वाला हमें मिल गया, सील वाला नहीं मिला, सील वाला वहीं रहा हाई कोर्ट में। तो जब हमने ये कहा कि इस एनवेलप को खोलो, तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो वकील थे, सो कॉल्ड जो फाइट कर रहे थे हमारे अगेंस्ट, हाँ, उन्होंने कहा कि सर प्लीज, माय लॉर्ड, डोंट ओपन दिस एनवेलप, ये उसमें है जो निकलता है ना बाद में कोर्ट का जो ऑर्डर्स वगैरह निकलते हैं उसमें है ये, डोंट ओपन दिस सील्ड एनवेलप अदरवाइज वेरी बिग नेम्स विल बी टेंटेड। ये कहा, मिस्टर आनंद भी लॉयर हैं, उन्होंने कहा था, मानने को तैयार नहीं है वो। इसके अलावा ये कंट्रोल डोपिंग तो खैर खुद ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था मिनिस्ट्री ने, तो फिर कंट्रोल डोपिंग बंद हो गई इंडिया में। अब जब सील्ड एनवेलप नहीं खुला, डेट पे डेट, मतलब जो कहते हैं ना तारीख पे तारीख हमने वो देखा है अपनी आंख से कि हमारे इस डोपिंग पीआईएल पे, जिसमें कि हमने ये कहा था कि वो 157 जो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, उनको अर्जुन अवार्ड भी मिल रहा है, उनको प्रमोशंस भी मिल रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो हमारी आगे आने वाली जनता है वो क्या सीखेगी कि सबको पता था कि ये तो डोपर है, और उसके बाद उनको अगर सारे प्रमोशन, सारी पर्क्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि फेडरेशन सपोर्ट कर रही है, मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है। ये जो 80 और 90 के दशक के जो सील्ड डोपिंग लिस्ट वाले नाम थे, मैंने जो थोड़ी सी रिसर्च करी थी, उस समय शायद किसी न्यूज़ चैनल में वो नाम डिस्क्लोज हुए थे, बट फिर उस चीज़ को भी दबा दिया गया था। आज दी अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टम आई के मंच पे, क्या आप इन लोगों के बारे में जिक्र करना चाहेंगे? देयर इज नो प्रेशर। हाँ, देखो, वो सील्ड एनवेलप मैंने नहीं देखा था, वो देखा था उनके जनरल सॉलिसिटर ने, और ये हिंदुस्तान टाइम्स ने डिस्क्लोज किया था, और जब डिस्क्लोज किया था तो ये नाम आए थे और ये फोटोग्राफ्स थे। ठीक है,
इसमें तो बड़े बड़े नामी शामी नाम बस हैं। बस है ना। ये न्यूज़पेपर है जुलाई 24, 2001 का, जिसमें नाम में बहादुर सिंह, विल्सन में ही दर, हाँ, ये सब के नाम बाहर आए हैं। अब आई डोंट नो, ये स्टिल डिबेटेबल है। ये डिबेटेबल नहीं है, ये सील एनवलप है। अगर इसको वो कहते हैं ना, इसको अगर खारिज करना है ना, हिंदी में कहते हैं खारिज करना है, इसको खारिज करो ना, वो सील बंद लिफाफा खोल लो। और इन हिंदुस्तान टाइम्स अभी ने भी पड़ा हुआ है, इसको खारिज कभी नहीं इसको किया। किसी ने वो कहते हैं ना डिफेंड नहीं किया, कभी इसको सू नहीं किया। इस न्यूज़पेपर को तो किसी ने भी सू नहीं किया। इस अदरवाइज नाम के कोई पीछे- ऐसे नाम निकाल दे और अगर आप नहीं हैं तो आप सू नहीं करोगे। मुझे सुनीता गोदारा तब तो नाम लेती थी, अब नहीं लेती है, बिकॉज कहते हैं ना, जब सरकार ने इस पे मट्टी डाल दी तो व्हाई शुड आई बॉदर। आप सरकार की बात कर रही हैं तो इंडियन गवर्नेंस विद स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगी, जब आप इस चीज से हमें रूबरू कर रही हैं? देखिए, फेडरेशन जो है वो एथलीट्स को अपना स्लेव समझ के काम कर रही है, और ये हर एक टॉप लेवल का एथलीट जानता है। हर एथलीट जो टॉप लेवल पे पहुंचा है, ओलंपिक मेडलिस्ट बना है, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट बना है, वो अपनी मेहनत से बना है। जब ये लोग जीत जाते हैं तब इनको पूरे पक्ष मिलते हैं, रिकॉग्निशन। वो तो आप बहुत अभी भी सुनते होंगे कि साथ साथ फोटो खींचे जाते हैं कि हमने किसी भी एथलीट को, ना तो फेडरेशन ना सरकार, ग्रास रूट लेवल तो है ही नहीं यहाँ पर। अब जब तक हम, क्योंकि डोपिंग की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जब आपका रूल है कि फर्स्ट ऑफेंडर जो होगा उसको 4 ईयर का बैन और सेकेंड ऑफेंडर को 8 ईयर्स का बैन, तो वो सील बंद एनवलप वो तो अभी तक नाडा में पड़ा हुआ है। नाउ इट्स विद नाडा, क्योंकि हमने खुद हाई कोर्ट को बोला, जैसे ही नाडा आई 2009 में, हमने हाई कोर्ट से कहा, अपील की कि अब हमारा केस नाडा को दे दिया जाए। हमको पूरा विश्वास था कि वाडा के अंदर जो नाडा है वो जस्टिस करेगी, लेकिन वहाँ तो और भी बहुत अजीब हाल देखने को मिला। वहाँ पर रिटायर्ड जस्टिस थे, रिटायर्ड जज जो हेड होते थे, एक नामचीन खिलाड़ी ऑब्जर्वर होता था, लेकिन वहाँ पर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि सुनीता गोदारा ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही है। मतलब सो फनी। मैं उस समय ऑलरेडी एशियन गोल्ड ले चुकी थी, और जब तक ये 2006 में तो मैं एज अ एशियन चैम्पियन, उसके बाद जितनी इंटरनेशनल मैराथन विन की है, मैं रिटायर भी हो गई। तो मुझे कोई वैसा डर तो था नहीं कि मेरे मेडल छूट जाएंगे। वैसे मैंने अपने श्रोताओं को बोला है कि आपका विकिपीडिया पेज एक बार पढ़ लें, मजा आ जाएगा। इससे पहले कि जनता को थोड़ा डाउट हो कि डॉक्टर सुनीता गोदारा कौन है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस एरा में ये सब चीज़ें चल रही थी और डोपिंग, कंट्रोल डोपिंग के बारे में आपने जिक्र करा, दैट मीन्स देवर नामी शामी रनर्स, एथलीट्स हु आर यूजिंग सब्सटेंसेस व्हिच वर बैंड। आप उस समय बिल्कुल क्लीन रही, इससे आपको अपने कंपेटिटिव लेवल पे कभी डिसएडवांटेज? देखो, ये मैं नहीं कहना चाह रही कि मैं क्लीन रही, ये तो सिनेरियो बताएगा, क्योंकि मेरा भी डोप टेस्ट हुआ और क्योंकि मैं ड्रग्स के खिलाफ लड़ रही थी, डोपिंग के खिलाफ लड़ रही थी, तो आई वॉज इन देयर आइज। मैं जब स्टेडियम में दौड़ती थी, आई यूज टू टेक केयर ऑफ माई वाटर ऑल्सो, कि कोई इसमें कुछ मिला ना दे। और मैं कई बार मैं खुद डोप लैब में गई हूँ कि मेरा एक टेस्ट ले लो, जैसे मैं किसी इंटरनेशनल में जा रही हूँ तो। और जब मैं एशियन चैम्पियनशिप के लिए गई तब मेरा डोप टेस्ट हुआ, जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गई तब मेरा डोप टेस्ट हुआ। और दूसरी बात, पता नहीं क्यों लोग चाहे माने ना, मैं डंके के चोट पे कह सकती हूँ कि हम जिस फील्ड के हैं, मैराथन के, उसमें अगर हम 3 मिनट्स पर किलोमीटर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, कोई भी डोपिंग, कोई भी इंजेक्शन हमें चैम्पियन नहीं बना सकता। हाँ, डोप जो करते हैं उनका 5 to 10% इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन मैराथन एक ऐसी है जिसमें आपका हार्ट जब तक काम ना करे ना, तब तक नहीं हो सकता। तो हमारे ज़माने में साइंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। और देखो, इफ़ यू आर नॉट अ चैम्पियन देन एटलीस्ट बी अ क्लीन स्पोर्ट्स पर्सन। तो हम लोग एथिक्स वाले लोग हैं, आर्मी ऑफिसर की वाइफ और खुद मेहनती होते हैं ना, वो ये सब नहीं करते। और आजकल के जो बच्चे नेशनल कैंप में हैं, नाडा ने अब बहुत अच्छा अंकुश डाला हुआ है। अब नाडा के अंदर अगर कुछ भी, जैसे उड़ी उड़ी बातें सुनते हैं हम, बट जितने भी इंटरनेशनल मैराथन्स हो रही हैं, सब जगह डोप टेस्ट हो रहे हैं, तो लोग पकड़े भी जा रहे हैं, 8 इयर्स का बैन भी लग रहा है। तो कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन चीटर्स को तो कोई रोक नहीं सकता कहीं भी। हाँ, अथॉरिटीज़ को उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं बताना चाहूँगा अपनी जनता को, ऑडियंस को, कि नाडा इज़ बेसिकली नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एंड मैम, क्योंकि हम नाडा के बारे में बात कर रहे हैं, हम फेडरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ कि आपको कुछ
एक सटल सा या ओवर्ट प्रेशर शायद कोचेस या फेडरेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से मिला हो, या थ्रेट बोलो ना, समथिंग लाइक अ थ्रेट? एंड मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी में ये जो आपने फाइटर का मिशन चुना एंटी डोपिंग का, उसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ योर एक्लेम्स या इन टर्म्स ऑफ आपको जो प्राइजेस मिल सकते थे, अवार्ड्स मिल सकते थे, कितना लॉस हुआ? ज़्यादा नहीं, अर्जुन अवार्ड नहीं दिया। फेडरेशन ने कहा कि ये तो पीआईएल करती है हमारे अगेंस्ट, तो इसका रिकमेंड नहीं करेंगे। वेयर एज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मेरा एक बार रिकमेंड किया, लेकिन जब भी मेरा केस फेडरेशन के पास पहुंचा, अब जो सुनीता गोदारा 40 साल से रनिंग प्रमोट कर रही है by organizing run events, by helping the elite runners in big marathons, उसको अब मार्किंग सिस्टम हो गया है, बहुत ही मैकेनिकल हो गया है अवार्ड्स वगैरह, तो उसमें 0 मार्क्स देते हैं। तो मेरा ध्यानचंद अवार्ड, मेरा अर्जुन अवार्ड, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप अगर लाइफ में फाइटर हो, मेरा ये मानना है, इफ यू आर अ रिबेलियन यू हैव टू पे द प्राइस। आई थिंक फ़र्क हम जैसी जनता को पड़ता है, बिकॉज अगर हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो वो सीड लिस्ट कहाँ है, वो आंसर जनता को मिलना चाहिए। नाडा के पास अगर नाडा की एजेंसी ये बात को सुन सकती है और वो हमें देख रहे हैं, तो एक अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट ये हमारे जनता के सामने आना चाहिए। देखो 14 ईयर्स, जैसा कि तुम बातचीत में कह रहे थे कि 14 ईयर्स का 14 साल का बनवास, एक्चुअली 14 ईयर्स तक बहुत फाइट करी, फिर देखा 1998 से कब तक, 2012 में जब हमने देखा कि कुछ करना ही नहीं है इन्होंने, ना नाडा ने करना, ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करना। हाँ, फेडरेशन तो आउट ही हो गई थी ना, बिकॉज जैसे ही नाडा आया फेडरेशन वाज आउट ऑफ दिस सीन ऑफ डोपिंग। अब जो भी करेंगे सब नाडा करेगा, ठीक है। तो जब उन्होंने ही वो सील्ड एनवलप नहीं खोला और मुझे कह दिया कि मैं पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ, तो मतलब इन लोग में वो सेंस है ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको ये समझ पाते। तो हमने एक तरह से ये समझ लो कि इस केस का गिव अप कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारी माया जाने, वो सील्ड बंद लिफाफा है, इसकी बातें उठती रहेंगी, जैसे आज आप उठा रहे हो, बीच में टाइम्स नाउ ने बहुत उठाया। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। अब वो तो कोई ऐसा जमीर वाला बंदा आए कि अरे भाई ये सील बंद लिफाफा कहाँ है, ढूंढो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने गायब कर दिया हो, यू नेवर नो। क्योंकि फेडरेशंस को एक ऑर्डर दिया गया गवर्नमेंट हाई कोर्ट की तरफ से कि आप सब अपने जितने डोपिंग पॉजिटिव हैं उनकी लिस्ट दें। पता है जितनी फेडरेशंस के पास में डोपिंग लिस्ट थी जिनको उन्होंने पनिश नहीं किया था, जिनके साथ उन्होंने फेवर किया था, उन्होंने ये कहा कि हमारे लिस्ट खत्म हो, मतलब गायब हो गई हैं, वी आर नॉट फाइंडिंग देम। मतलब अपनी फाइल खो देना रूल होता है कोई, ये सब एनजीओ हैं, देखो ये सब एनजीओ हैं। मेरा एक मानना भी है और थोड़ा सा मैं भी डिलेमा में हूँ। एक हम एंटी डोपिंग एजेंसी का क्रिएशन करते हैं, अब उसका अस्तित्व ही इसी चीज़ पर मतलब बेस्ड है कि लोग जो खड़े हो रहे हैं डोपिंग के अगेंस्ट उनको सपोर्ट करें, ना कि उन पर ओवर्ट प्रेशर डाला जाए। आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां पे 76 मैराथन, 100 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल पोडियम्स, उस इंसान को जो 40 साल से रनिंग कम्युनिटी को प्रमोट कर रहा है। और मैं इनको इसलिए भी जानता हूं क्योंकि मेरे खुद के इवेंट्स में मैम हैज़ बीन एन एम्बेसडर, और हम जनरली जब ये हमारा सीज़न ऑफ सो कॉल्ड मैराथन चलता रहता है तो मैम एक्टिवली हर जगह पे छाई होती हैं, दिखती हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हम जैसे पॉडकास्टर्स के लिए भी एब्जॉर्ब करना कि जो एजेंसी का एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड ही एक सेंस के ऊपर है, तो वो उससे एंटी कैसे हो सकता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैम, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो एथलीट्स के रिकॉर्ड्स हैं आपके एरा के, इन रेट्रोस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि उस समय ये कंट्रोल डोपिंग और इतनी इश्यूज थे, क्या उनके रिकॉर्ड्स को दोबारा एक तरह से री-एग्जामिन करना चाहिए? नहीं, देखो जहाँ तक मैं मैराथन की हूँ, मैं जहाँ भी रिकॉर्ड टूटे हैं वहाँ पर अभी हमारे जैसे मैराथन में वहाँ पे डोपिंग टेस्ट हुए हैं और वो रियल रिकॉर्ड है। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि रिकॉर्ड्स, बट जिनके वो 157 की लिस्ट तो ओपन है जी। वो तो सब पूरे मतलब इट इज़ ओपन लिस्ट, 157 की सील बंद में नहीं है ओपन, लेकिन 157 की ओपन है। उसमें जो नाम है उनको कभी बैन ही नहीं किया गया। वो जब हमने नाडा से ये कहा था आपके यहाँ, फिर वो आए
वो डोप में पॉजिटिव आए, तो उनका सेकेंड ऑफेंस था ये। मेरे हिसाब से अगर सेकेंड ऑफेंस हो तो दे शुड बी बार फ्रॉम स्पोर्ट्स, इवन द ऑफिशियल्स, even the coaches, if they are promoting doping, they should be barred from sports. Correct. ये उस समय से हम यही बात कहे जा रहे थे। वैसे कितना ही एक सटीक मैसेज भी है और बहुत क्लैरिटी है। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ही क्या होता है? यस भाई, इंडिया देखो अभी कितना खराब लग रहा है। इंडिया को सब लोग कहते हैं इंडिया नंबर 1 है डोपिंग में। कितनी शर्म की बात है कि इंडिया नंबर 1 है। अरे भाई, आप चैंपियन नहीं बन सकते नंबर 1, आप मेडल्स में नंबर 1 नहीं बन सकते, एटलीस्ट एथिक्स में तो बन जाओ, जो एंटी डोपिंग में तो बन जाओ। कितना अच्छा लगेगा। और सबको इस पे काम करना चाहिए। जिस तरह मैम ने कहा कि आज हम हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, वी आर एक्चुअली टॉपिंग इन द सैंक्शनड ट्रैक एथलीट्स की लिस्ट में। मैम, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद द एंटी डोपिंग गवर्नेंस सिंस दैट एरा? देखो प्रॉब्लम क्या है कि अब हर जगह पर्क्स हैं, कैश प्राइज है, जॉब्स हैं। तो बेचारा एक जो फौजी के लिए तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो क्या करता है, आप देखो जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, 2-4 हैं जो निकलते हैं आगे, अदरवाइज वो ना डोपिंग करके सिलेक्शन हो जाता है, जॉब मिल जाती है, उसके बाद वो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं। तो ये जो पर्क्स वगैरह है, तो क्यों नहीं फिर भाई, महंगा तो बहुत है, डोप टेस्ट बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। लेकिन अगर आपको एक डर बिठाना है ना खिलाड़ी में, तो कोचेस को, अथॉरिटीज़ को, सबको कि सबका डोप टेस्ट होगा। ठीक है, जो सिलेक्शन हुआ है उनका तो होगा ही होगा। तो क्या ये कम हो जाएगा? अब कई जगह, कई बिग मैराथन्स में मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ एलीट रनर्स को, और नेशनल कैंपर्स जो टॉप लेवल के मैराथन रनर्स हैं, वो मुझसे खुद कहते हैं कि नाडा को, ऑर्गेनाइजर्स को आप रिक्वेस्ट करो कि वो नाडा को लेके आएँ। कितना अच्छा लगता है मुझे ये सुन के कि अब वो चाहते हैं कि टेस्ट हो, क्योंकि उनके हो रहे हैं। और कुछ लोग जो नेशनल कैंप में नहीं हैं या डोप ले रहे हैं और वो बाहर ही रहते हैं, उनको फिर वो आ जाते हैं, तो फिर नेचुरली 5% to 10% तो इम्प्रूवमेंट होता ही है ना, मसल एनहांसमेंट होता है। तो वो फिर उनको अगर बीट करते हैं तो इन क्लीन एथलीट्स को बुरा लगता है। और खिलाड़ियों में क्या प्रॉब्लम है कि हर खिलाड़ी, तुम जीत गए तो मैं कहूँगी कि भाई ज़रूर डोप लेता होगा, मैं जीत गई तो तुम कहोगे। तो ये जो एलिगेशन है ना, वो लगाना तो एक तो बंद करें, ऊपर से क्लीन रहना शुरू करें। क्योंकि जब तक वो हार्डवर्क और वो कैलिबर नहीं होगा ना, डोपिंग से चैंपियन नहीं बनते। इंप्रूवमेंट ठीक है, थोड़ा सा होता है, लेकिन उसको कौन कंट्रोल करेगा? कोचेस, मैनेजर्स, अथॉरिटीज एंड नाडा। नाडा को भी पूरा टाइट रहना पड़ेगा। नहीं, तो आप कह रही हो नाडा को टाइट रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, हाउ इफेक्टिव इज नाडा एंड दी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट एज ऑन टुडे? इतनी इफेक्टिव है कि अगर नाडा कहीं पहुंच जाए तो जो डोपिंग लिए हुए रनर्स हैं वो गायब हो जाते हैं। इट्स अ मॉकरी। वीडियो आपने देखे होंगे कि स्टेट चैंपियनशिप हुई, उसमें बंदे गायब, एक बंदा दौड़ रहा है और पता चला बाद में वो भी डोप में आ गया। तो ये जो स्टेट लेवल पे बच्चे करने लगे हैं ना, कभी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके अंदर अगर वो कैलिबर नहीं है और आप 15% अपना कैलिबर डोपिंग करके बढ़ा रहे हो, तो किस लेवल तक पहुंचोगे? यहाँ तो नहीं पहुंच पाओगे। तो ये है, इसलिए पूरे सरकार को, सबको कोशिश करनी चाहिए और नाडा को हर जगह नजर आना चाहिए। एक डर बैठ जाता है, जहां पुलिस खड़ी होती है वहां डर बैठता ना, ऐसे वो पुलिसिंग कर रहे हैं। हम जो नेशनल एजेंसीज की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों है, जो मुझे लगता है, या मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो इंडियन फेडरेशंस हैं उनका कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है टेस्टिंग का? और अगर है तो जैसे आपने रनर्स का बोला कि हाँ नाडा आई तो लोग भाग गए, ठीक है, तो उनको भी एक सेंस ऑफ अवेयरनेस है कि नहीं है, या वो सिर्फ कोचेस या पेरेंट्स या जॉब्स का प्रेशर है जो उनको फिर भी चल रहा है, फिर भी वो डोप, वो फिर भी वो बैन सब्सटेंसेस लिए जा रहे हैं? हाँ, मतलब कि ना लोगों के अंदर ये क्यों बिठा रहे हैं? जो भी देखो, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस कहीं कम है, बहुत कम है। न्यूरोबियन जैसे इंजेक्शन को एक खिलाड़ी जो स्टेट लेवल का है, वो उसको डोपिंग समझ रहा है। न्यूरोबियन के मल्टीविटामिन इंजेक्शन और नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। वो इंजेक्शन भी एक दिन रेस के पहले लगा रहा है। अगर वो न्यूरोबियन लगा रहा है, कितनी बेवकूफ़ी कर रहा है। जो न्यूरोमस्कुलर बैलेंस करेगा आपका, तो 3 महीने पहले करो ना, तब तो आप अच्छी ट्रेनिंग कर पाओगे। तो लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा
मतलब अच्छी तरह से करनी है, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कि भाई इससे नुकसान होता है। लड़कियों की आवाज़ कैसी हो जाती है, मतलब अगर ज़्यादा डोपिंग कर लेती हैं। और जब अब तो ये है कि अगर दे आर कॉट तो कोच भी जाएगा, कोच भी बैन हो रहा है, और होना चाहिए। नहीं कर रहे हो आप तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको उनको बैन करना है उनको करना चाहिए। अगर नाडा का वो अथॉरिटी है तो नाडा को करना चाहिए, फेडरेशन का है तो फेडरेशन को करना चाहिए, और सब ये इम्प्रेशन तो दो कि हम सपोर्ट नहीं करते डोपिंग को। आई थिंक जो इससे निष्कर्ष बाहर निकल के आ रहा है, एक तो सिस्टमैटिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। नाडा का जो रोल है वो अपना रोल सही तरीके से निभाएं। कहीं ना कहीं पब्लिक फोरम के अंदर जो सील्ड डोपिंग लिस्ट की बात हुई थी उसको डीक्लासिफाई किया जाए। आपने फीमेल एथलीट्स के बारे में बात करा। फीमेल एथलीट्स स्टिल फेस सम स्ट्रक्चरल बायस। इट कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी सोशल, इट कैन बी फाइनेंशियल। ऑफ कोर्स इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। सो क्या कुछ बदला है आपके टाइम से लेके आज के एरा में? देखो 1985, हाँ 1984 में मैंने अपनी पहली नेशनल मैराथन की चैंपियन बनी। 1985 में इलाहाबाद मैराथन हुई, अभी बहुत फेमस मैराथन है वो, उसको नेशनल मैराथन का दर्जा भी दिया जाता है। वहाँ पर मेन को 10 प्राइज मिल रहे थे और फीमेल को सिर्फ 3 प्राइज मिल रहे थे। तो वॉज प्राइम मिनिस्टर देन, सो आई वॉज द वन, बिकॉज मैं शुरू से रिबेलियन रही हूँ थोड़ा। आई ऑलवेज फाइट फॉर द राइट्स, नॉट माई राइट्स। मैंने कभी अर्जुन अवार्ड के लिए या ध्यानचंद अवार्ड के लिए कोई PIL नहीं किया है। लोगों ने किया होगा लेकिन मैंने नहीं किया, बिकॉज जो अवार्ड है ना उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। आई डोंट लाइक दैट। वो मिलना चाहिए, अगर आप डिजर्व करते हो तो मिलना चाहिए। तो सरकार को जब देखेगी, सोचेगी तो अवार्ड मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज मैंने अवार्ड के लिए तो दौड़ना शुरू नहीं किया था। वैल्यू भी खत्म हो जाती है कहीं ना और देखो मिल्खा सिंह को नहीं दिया स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स, कमलजीत संधू को नहीं दिया स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स, और आज के ज़माने में भी बहुत से ऐसे हैं जो एशियन मेडलिस्ट हैं उनको नहीं मिला स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। तो हम भी उसी स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स के अगर बारे हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जो मैं फीमेल का बता रही थी, तो मैंने बस 2 सेंटेंस बोले थे कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अमंग मेन एंड वुमेन व्हेन बोथ आर रनिंग मैराथन, देन देयर शुड बी सेम प्राइस। उसी समय अनाउंस हुआ और आज का दिन है। मैराथन में तब से, क्रिकेट में तो अभी शुरू हुआ है बराबर का प्राइस, लेकिन हमारे मैराथन में 1985 से सेम प्राइस हुआ और अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। बट आज भी ऐसे कई प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो अभी भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे और पकड़े भी जाते हैं। उसके बाद उसके अगेंस्ट फीमेल रनर्स खड़ी होती हैं। 2000 मतलब कुछ मैराथन में वो बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। भाई मेन रन कर रहे हैं, फीमेल रन कर रही हैं, मैराथन ही एक ऐसा है जिसमें एक साथ कर रहे हैं, तो मेल का प्राइस और फीमेल का प्राइस अलग होना चाहिए। वो वेबसाइट से गायब कर देते हैं। ऐसे 2-3 मैराथन हुई हैं। अभी बहुत रिसेंटली भी ये न्यूज़ में आया था। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में इसके काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई थी। ये बेवकूफ़ी ऑर्गेनाइजर्स की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैम आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होता है आजकल हमारी लड़कियों के लिए जो रूरल एरिया से आती हैं टू ब्रेक इनटू द एलीट एथलेटिक्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी? देखो पहली बात तो मैं कहूँगी, अगर जो भी गांव से आ रही हैं तुम्हारे अंदर बहुत दम कम है, क्योंकि तुम पैम्पर्ड नहीं हो, तुम मेहनती हो, तुम बाहर निकलो। और एक बार अगर ये लड़कियां बाहर निकल जाती हैं ना, तो उसके बाद इनका टैलेंट अगर है इनमें तो ये बहुत अच्छा करती हैं, बशर्ते कि इनको सिस्टम का सपोर्ट मिले, कोच का सपोर्ट मिले और सराउंडिंग्स। आजकल स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी है, CSR है, ट्रेनिंग में CSR है, तो कंपनीज इनको अडॉप्ट कर लें तो ये लड़कियां बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियों को डबल मेहनत करनी होती है बाहर निकलने के लिए। मैंने भी कोशिश करा था टू रिप्रेजेंट सम एथलीट्स, एडवेंचरर एंथुसियास्ट। उनकी कोई कहानी थी, काफ़ी नामी शामी लोगों को मैंने मेल बनाई थी, बट आज तक उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। बट एज दे से आप अच्छा कर्म करते जाओ, शायद भगवान जब चाहेगा उन लोगों का जिनकी हम मदद करना चाहते हैं वो मदद वहाँ तक पहुँच जाएगी। मैम आपने पॉलिटिक्स के बारे में बात करा, जब आपने रूरल गर्ल्स के बारे में जिक्र करा, क्या लगता है मैम, डज नेपोटिज्म एंड पॉलिटिक्स इन सिलेक्शन ऑफ द फेडरेशंस हेड्स, ये क्या हर्ट करती है मेरिटोक्रेसी ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड? इसमें मैं थोड़ा सा वेरी करती हूँ। सब लोग कहते हैं ना कि सब में नेता बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ नेता जो अगर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हैं, अगर आप किसी भी फेडरेशन में बैठे हो, चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप एथलीट सेंट्रिक हो, प्लेयर सेंट्रिक हो, तो आप अच्छा काम करोगे।
लेकिन अगर आप सोचो कि मैं फेडरेशन में इसलिए आया हूँ कि मेरे ट्रिप लग जाएं, मेरा भला हो जाए, पैसे मुझे मिल जाएं, मैं इतना सा साइफन ऑफ कर लूँ, तो फिर आप स्पोर्ट्स का भला नहीं कर सकते। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड से हैं, आपको हमेशा प्लेयर सेंट्रिक होना पड़ेगा। आप प्लेयर सेंट्रिक की बात कर रही हैं, तो जो ये फेडरेशंस के हेड्स हैं, क्या प्लेयर्स की वोटिंग डिसाइड करनी चाहिए इनकी अपॉइंटमेंट्स में, या ये बहुत पॉलिटिकल मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और इट शुड बी ओपन। ये नहीं कि अभी जैसे एथलेटिक फेडरेशन में मैंने एक बहुत फनी बात सुनी है, सारे कोचेस उनको उनके साथ रजिस्टर हों, 1000 रुपीज़ फीस पे करके तभी वो उनको अलाउ करेंगे कि आप कोचिंग कर सकते हो। भाई हु आर यू? क्या आप एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो? क्या आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला की तरह रिकग्नाइज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कि आप सर्टिफाई करोगे कि ये कोचिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और कई कोचेस उस बात को मान रहे हैं। हाँ, अगर आपको अपने नेशनल कैंप्स में, अपने चैम्पियनशिप्स में जिन कोचेस को लेना है उनको मेंबर बनाओ, बट दुनिया में इतने कोचेस हैं जो स्पोर्ट्स प्रमोशन कर रहे हैं। यू कांट कर्ब देयर एंथुजियाज्म बाई फोर्सिंग देम। ये तो आपने अपने रोटी पानी का धंधा बना लिया कि मैंने सुना है 8000 कोचेस हैं, तो इंटू 1000, हाँ उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। जैसे मैराथन वालों से भी लूट मची हुई है। लोग कहते हैं मैराथन वाले एंट्री फी लेके लूट रहे हैं, लेकिन मैराथन वाले कुछ डिलीवर तो कर रहे हैं। फेडरेशंस कैपिटेशन फी लेती हैं मैराथन ऑर्गेनाइजर्स से। व्हाई? तुम उनको फ्री में हेल्प करो ना, बिकम अ पार्टनर। इस चीज़ से मैं इसलिए भी रूबरू हूँ कि कहीं ना कहीं बैकयार्ड में हम भी इस काम में करते हो। हाँ। जुड़े हुए हैं। अब कोशिश कर रहे हैं हम कि एक वन स्टॉप गेटवे जल्दी से लॉन्च करें। एंड जिस चीज़ के बारे में आपने जिक्र करा, फेडरेशन फीस एंड अदर थिंग्स, वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं। एंड सिर्फ चैलेंजेस वहाँ तक नहीं होते, जो हमारा रोड मैनेजमेंट स्कीमेटिक्स होती हैं वहाँ पे भी हमें काफ़ी चैलेंजेस। अब बीच में मैंने सुना कि भाई अगर फेडरेशन को कैपिटेशन फी नहीं दोगे तो पुलिस परमिशन नहीं मिलेगी, और पुलिस भी इस बात को मान जाती है। मतलब लोग समझ नहीं रहे। आप एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहता है 1 घंटा रोज फिटनेस की डोज, हाँ, और दूसरी तरफ कोई अगर मैराथन करा रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स, चाहे वो 1000 के साथ करा रहे हो चाहे 40,000, भाई जो 40,000 के साथ कराते हैं उनके पास करोड़ों हैं, वो आपको कैपिटेशन फी दे सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर 1000 के साथ रेस करा रहा है, तो वो कहते हैं ना, भिखारी खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या टाइप, हाँ। तो जब जो छोटी मैराथन्स होती हैं उनसे भी आप यही एक्सपेक्ट करते हो, उनको तो बल्कि फेडरेशन को मदद करनी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स प्रमोशन में अपना हाथ बटा। इसमें मैं एक चीज़ इंटरजेक्ट करूँगा। जब मैराथन सीज़न आता है, चाहे वो आपका सितंबर से लेके मार्च का टाइम रहे, जनरली यही टाइम होता है जब गर्मी, एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ, तो हम देखते हैं हर हफ्ते में कम से कम 4-4 मैराथन्स हो रही हैं। अब प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग ये रहती है कि फिर हम एक दिल्ली एनसीआर सेंट्रिक रह जाते हैं। वो छोटे छोटे रिमोट एरियाज़ जहाँ तक कोई पहुँचा नहीं आज तक, जहाँ तक मैराथन नहीं करवाई गई, अगर हमारा माइंडसेट वो बन जाए कि हमें ऐसी जगह तक पहुँचना है जहाँ पे हम सिर्फ प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से काम नहीं कर रहे, वहाँ पे हम अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं। छोटे छोटे रिमोट एरियाज में छोटे छोटे बच्चों को दौड़ाना, आई थिंक वो एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, बट वहाँ पे फेडरेशन को मदद करनी चाहिए। यस, यू टुक माय पॉइंट। मैं भी यही बताना चाह रही थी कि फेडरेशन का काम ग्रास रूट लेवल का है जी, सरकार का काम ग्रास रूट लेवल का है। तो भाई जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स आजकल सब कॉस्मोपॉलिटन टाउन में कर रहे हैं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, जो सरकार जो इनका देखो, खेल सांसद बहुत अच्छा चल रहा है, कई जगह बहुत अच्छा चल रहा है, कई जगह फ्लॉप भी हो रहा है। लेकिन जैसे मैं अभी अलवर मैराथन में आई हूँ, उन्होंने 1 साल के अंदर उसको इंटरनेशनल मैराथन बना दिया। अलवर एक छोटी सी सिटी थी, आज जानी जाती है अलवर टाइगर मैराथन के नाम से। इसी तरह से जितने भी सांसद हैं किसी न किसी तबके के ही होते हैं, छोटी जगह के ही होते हैं, हाँ, तो वो अपनी जगह करें तो प्रमोट होगा। और जो फेडरेशन है वो वहाँ पर फ्री में सपोर्ट करे। वैसे तो खैर जितनी गवर्नमेंट की मैराथन्स होती हैं उसमें फेडरेशंस को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, कोई बहुत बड़ी मैराथन करनी है, क्यों रिकॉग्निशन क्यों चाहिए होता है एक मैराथन को फेडरेशन का, कि आपके रिकॉर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड हो सिस्टमैटिक वे से। तो वो तो बड़ी मैराथन्स के लिए है ना जी। लेकिन जहाँ आप ग्रास रूट लेवल कर रहे हो, वहाँ क्या तो रिकॉर्ड और क्या, वहाँ तो भाई आपको फिटनेस प्रमोशन करनी है, तो वहाँ पर कैपिटेशन वाली बात आनी ही नहीं चाहिए। हम फेडरेशंस की बात कर रहे हैं, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारी जो इंडियन स्पोर्ट्स की
लेट्स से ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इट्स गेटिंग हैम्पर्ड प्योरली बाय करप्शन एंड द ब्यूरोक्रेसी। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही, क्योंकि ये फाइटर बोल रहा है। मैं हैरान हूँ, 30 इयर्स पहले जब मैं दौड़ती थी तभी भी फेडरेशन की स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स चलती थी, कुछ सरकार में भी स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स चलती थी, और अभी भी जो नामचीन खिलाड़ी हैं उनकी सेम प्रॉब्लम है। मतलब सुधार कुछ नहीं हुआ है, मतलब वो टॉर्चर में रहते हैं, पता नहीं बेचारे कैसे ट्रेनिंग करते हैं। मैं तो खैर कैंप में 15 दिन रही और मैंने फिर नेशनल कैंप छोड़ दिया था, बिकॉज आई कांट टेक दैट टॉर्चर। तो फिर मैं मैराथन की हूँ ना, तो कर पाई। अगर मैं 800 मीटर की होती, स्प्रिंट है ना, स्प्रिंटर होती, तो मैं नहीं कर पाती ऐसा, बिकॉज फिर तो आपको फेडरेशन की बेबी बन के रहना पड़ता। तो चाहे वो आपको कूट रहे हैं, चाहे वो आपको ऐसे बात करते हैं खिलाड़ियों से, कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं। तो हम तो खैर मैराथन के तो ये कड़ा सच है जो आप आज सुन भी रहे हैं और मैम की बॉडी लैंग्वेज से समझ भी पा रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। मैं बस उन एथलीट्स को तहे दिल से सैल्यूट करूंगा कि वो इतने प्रेशर्स के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। अच्छा कर रहे हैं सब। हैट्स ऑफ टू यू गाइस यार। आई समटाइम्स अच्छा, और वो ये भी नहीं चाहते कि फेडरेशन को पता चले, मतलब लेकिन पिसे जा रहे हैं। मतलब वो कितने मेंटल प्रेशर में रहते हैं। मैंने तो जितनों से बात की है, मैंने कई बार जंतर मंतर पर भी आ चुके हैं। हाँ, देखो जंतर मंतर पे आए थे वो बिल्कुल, लेकिन उसको भी पॉलिटिकल रुख दे दिया गया कि ये इस पार्टी के तो उस पार्टी के, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ हुआ था तभी वो ओलंपिक मेडलिस्ट वहां बैठे थे, मैंने उनको सपोर्ट किया था। अच्छा, वहां भी पहुंच गए थे? मतलब वहां तो मैं फाइटर हर जगह पहुंच जाता है। मैंने टीवी चैनल के थ्रू जिसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए थे, बस मैंने ये कहा था कि इसको स्पोर्ट्स से हटा दो, और वो हट गया बाद में। तो बहुत अच्छा लगा था कि चलो सरकार ने, जो अभी सरकार है उसने एक कदम तो अच्छा बनाया कि उसको स्पोर्ट्स से हटा दिया गया। ऐसा ही होना चाहिए, जो गलत काम कर रहा है ना स्पोर्ट्स में, उसको स्पोर्ट्स से हटा दो। एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी जो खामी है ना, वो यही है कि इस कुर्सी में जो बैठ जाता है ना, वो उस कुर्सी से प्यार करने लग जाता है, वो उस कुर्सी का जो महत्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है और दादागिरी करने लगता है। हाँ, अच्छा, हम जैसे रेबेलियन तो फिर दूर दूर से ही अच्छे लगते हैं। मतलब मेरी किसी से कभी लड़ाई नहीं हुई है, इतने प्यार से सब मुझसे बात करते हैं। और लोग आपके साथ फोटो खिंचवाने में डरते होंगे कि शायद सुनीता मैम के साथ फोटो खींच ली तो हमें भी फाइटर बोल दिया जाएगा। हाँ, और एंटी ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया जाएगा। जो थ्रेट की बात कर रहे हो, आपको एक मैं किस्सा सुनाती हूँ छोटा सा जी। 98 की बात है, 98 में केस हुआ। तो जब पहली डेट पड़ी तब तक किसी को नहीं पता था कि ये केस इतना बड़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स नाउ इसको टेकअप करेगा, है ना। छोटी सी बात थी। 98 में एक डेट पड़ी, वो डेट थी मंडे की। फ्राइडे को मेरी छोटी लाल मारुति में, जो कि स्कोप कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ी थी, मैं और मेरे हस्बैंड एनटीपीसी या ओएनजीसी कहीं गए थे। जब मैं नीचे आती हूँ तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मेरा हस्बैंड आर्मी बैकग्राउंड का है, वो भी आर्मड कोर का जी। तो मैंने कहा, बीर देयर इज अ सूटकेस इन द कार। तो बस आर्मी का दिमाग, उसने कहा जरूर इसमें होगा, क्योंकि हमारा केस तो था ही कि डेट तो है मंडे को, तो थोड़ा तो भाई वो तो शक्की भाई किसी का सूटकेस है। स्क्वाड आ गई, पूरा स्कोप कॉम्प्लेक्स खाली हो गया, स्टेडियम बगल में जी। देखिए कितनी बड़ी, मतलब ये साई ने और फेडरेशन ने मिलकर, जिसने भी किया हो, उनका एम क्या था कि पुलिस आएगी, पुलिस इनको ले जाएगी और इनको जेल कर देगी। क्योंकि क्या था वो सूटकेस, पता क्या था? वो सूटकेस किसी एक आईजी स्टेडियम के किसी असिस्टेंट डायरेक्टर का था। उसमें कुछ भी नहीं था, सूटकेस खाली, कुछ पेपर्स और उसका आई कार्ड का एक डिब्बा रखा हुआ था। बेसिकली वो दोष आप पे डालने की कोशिश थी और वो कि आप चोरी करके लाए हैं। हाँ, हमने चोरी की, तो हम पे चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि मंडे को हम जा ना पाए पीआईएल में। और इतनी मजेदार बात हुई कि वो लोग बैठे हुए थे पुलिस स्टेशन में, हमने तब तक स्क्वाड बुला ली। तो फिर उन्होंने आके सूटकेस खोला, 1 घंटा हो चुका था, 1 घंटा पूरी बिल्डिंग के लोग बाहर। उसके पता चला ये है, पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा आपको। हम भी गए, वहाँ 2 बैठे हैं, एक सरदार जी और एक और साई के। हाँ, और वो ना कंप्लेन लिखा रहे हैं, क्या हमारा ब्रीफकेस खो गया है। आईजी स्टेडियम का बंदा लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा रहा है। सोचिए, मतलब चीटिंग भी करते हैं, तो इतनी बेवकूफ़ी वाली। चोर की दाढ़ी में तिनका। यस। और जब मैं गेट पे गई हूँ तो गार्ड्स वगैरह सब मुझे जानते हैं। बोले, मैडम आपकी गाड़ी में सूटकेस था, यानी कि वहाँ पे कह दिया कि रेड मारुति आएगी सुनीता मैडम की, तो उसको वहीं रोक लेना, उसमें एक सूटकेस है।
मतलब सो फनी। मतलब एक यही हुआ है, उसके बाद तो उन लोग किसी ने कभी ना तो कोई थ्रेट किया ना कुछ। क्यों? क्योंकि टेढ़ा दिमाग का बंदा है। हाँ, थ्रेट करेंगे तो पता नहीं कहाँ का क्या क्या हो जाए। तो इसलिए कभी मुझे किसी फेडरेशन ने कभी हाँ, मुझसे दूर जरूर रहे। मतलब कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। एक बार तो इंटरनेशनल एंटी डोपिंग सेमिनार हुआ और उसमें मुझे नहीं बुलाया जा रहा था और मेरा पीआईएल चल रहा था। मैंने कहा भाई मैं फाइट कर रही हूँ और मुझे तुम लोग नहीं बुला रहे हो। तो मुझे बुलाया गया ये कंडीशन के साथ, सुनीता जी आप वहाँ कुछ बोलना मत, अपने पीआईएल के बारे में तो कुछ नहीं बोलना। ये तो हालत है। मैम, आप होल्ड करती हैं एक स्पॉटलेस रिकॉर्ड इन अ वेरी टेंटेड एरा, आई वुड से। ऐसी क्या हैबिट्स थी, क्या वैल्यूज थे, क्या रूटीन था जिसने आपको ये एज दिया? देखो भाई, जब आप मेहनत करते हैं, मेरा पहले से मन था कि कुछ ऐसा करूं जो किसी ने ना किया हो। तो मैराथन उस समय बड़ी नई नई थी और मैराथन करने लड़कियों के लिए बहुत टफ मानी जाती थी कि भाई मैराथन करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लड़कियों के लिए बहुत वो थी। तो हम 6-7 जो टॉप लेवल की लड़कियां थी वही मैराथन में एंटर कर रही थी। तो एक तो ये, और फिर हार्ड वर्क, थोड़ा कुछ करके दिखाना है। और मैराथन थी इसलिए मैं फेडरेशन की बेबी कभी बनने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं पहली प्रोफेशनल मैराथन रनर हूँ इंडिया की जिसने अपने आप फॉरेन कंट्री जाना शुरू किया। इनफैक्ट फेडरेशन सेक्रेटरी ने मुझे बुला के बोला हमारी दुकान बंद करना चाहती हो क्या? अपने आप से क्या मतलब? अपने आप से मतलब कि आई स्टार्टेड विनिंग। हाँ, फाइनेंशियली भाई हम फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करने लग गए और टिकट खरीदने लग गए, बाहर गए, वहाँ की इंटरनेशनल मैराथन विन की और इंटरनेशनल मैराथन विन करते ही हमें इन्विटेशन आने शुरू हो गए। 92 में फेडरेशन ने मुझे भेजा क्योंकि आई वॉज द बेस्ट दैट टाइम। हम 3 थे बेस्ट, 2 नहीं जा पाए और इनको एशियन गेम्स में एशियन चैंपियनशिप में भेजना ज़रूरी होता है, कुछ वोटिंग पावर का चक्कर है, वो इनकी अपनी पॉलिटिक्स थी जिसके अंदर मुझे फ़ायदा हो गया। तो मैं गई और मैं वहाँ विन करके आ गई। एक बार एशियन गोल्ड जीतने के बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई वाज गेटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, आई वाज गेटिंग इन्विटेशंस, पेड फॉर, एवरीथिंग पेड फॉर। तो मुझे क्या प्रॉब्लम थी? मैंने जाना शुरू कर दिया बाहर। अब तो देखो आज के मैराथन रनर्स तो बहुत लकी हो तुम लोग कि तुम्हारे इंडिया में 1000 मैराथन होती हैं जिसमें से 100 तो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, एम्स सर्टिफाइड। मैंने सारी एम्स सर्टिफाइड बाहर दौड़ी, अब तो यहाँ पर एम्स सर्टिफाइड हो रही हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट बिकॉज जब किसी को कोई क्वालिफायर मैराथन की ज़रूरत होती है, चाहे वो एक जेनरिक मैराथन हो, फुल मैराथन हो या अल्ट्रा रन्स हो, इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब तो आ गई, अब तो इंडिया में कोई कमी नहीं है। मेरी भी थोड़ी सी कोशिश रहेगी कि मैं अल्ट्रा मैराथन्स को प्रमोट कर पाऊँ वंडरफुल इंडिया में। एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड लुक, क्योंकि बाहर के लोग आके इंडिया में अल्ट्रा मैराथन्स कंडक्ट करा रहे हैं। हाँ, एंड लेट मी टेल यू नाउ द फुल मैराथन रनर्स, दोज हु आर 40+, दे आर स्विचिंग ओवर टू अल्ट्रास। यस, मेरे अपने क्लब के अल्ट्रा में जाने लगे। तो एक बार आप 40 के 35 के हो जाओ फिर अल्ट्रा में जाते हो तो इट्स गुड, इट्स वेरी चैलेंजिंग। मतलब हैट्स ऑफ टू दोज रनर्स हु आर डूइंग अल्ट्रा, बिकॉज दमखम चाहिए तभी होता है। मैंने फौज छोड़ने के बाद से ना दौड़ना ही छोड़ दिया है, बट बदौलत मेरे एक प्रिय मित्र की, उसने मुझे अभी अल्ट्रा में साइन ऑफ कर दिया है और इस आने वाले हफ्ते में मेरे को वो रन करना है। उदयपुर जा रहे हो? उदयपुर जा रहे हो? मेरा आर चौधरी भी आ रहा है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय में कि लाइफ टाइम बैन फॉर पीपल हु आर कॉट अगेन फॉर डोपिंग, रिपीट जो ऑफेंडर्स होते हैं, कि उनको लाइफ टाइम बैन करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों नहीं? वो एक रॉन्ग एग्जाम्पल होते हैं स्पोर्ट्स में। अगर उनको आपने बैन नहीं किया तो दूसरे जो नई पीढ़ी आ रही है वो सोचती है कि कुछ भी तो नहीं फ़र्क पड़ा, इसने तो खूब डोप लिया, इधर उधर विन भी कर लिया और देखो अभी इसकी जॉब भी लगी हुई है, इसको पूरे पर्क्स भी मिल रहे हैं, पदवियां भी मिल रही हैं, है ना, तो पोजीशन पे है, तो इसका मतलब कोई बुरी बात नहीं है, तो हम भी कर लेते हैं। तो ये जो रॉन्ग एग्जाम्पल है ना, वो सेट नहीं होना चाहिए। ये सेट होना चाहिए कि अगर आप ऑफेंडर हैं और अगर आप पकड़ा गए, क्योंकि जो पकड़ाया वही चोर, पकड़ा गए तो फिर लाइफ बैन है। जैसे सिंगापुर में होता है, आप चोरी करते पकड़ा गए तो फिनिश, वहां तो कोई गंदगी नहीं फेंकता ना, हर चीज का फाइन है। मैं इंटरजेक्ट करूंगा, आपने किसी ऐसा लगा कि एक वो रुख आया जिसमें आपने किसी पोजीशन पे कोई बैठा हुआ है नामी शामी एथलीट, ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट है ना, इसीलिए ये लिस्ट का खुलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो भाई जब तक ये लिस्ट नाडा के पास रहेगी हम तो एलिगेशन लगाते रहेंगे। कितना
एक अलग ही पहलू समझने को मिलता है इस पॉडकास्ट की जर्नी में। एक इंसान ने 1998 में एक पीएल फाइल करा और 2012 में वो बस वैनिश हो गया, उसको कहते हैं अंडर द कारपेट हो गया। अंडर द कारपेट हो गया। तो मतलब 14 साल के वनवास के बाद भी हमारे भारतवर्ष में राम राज्य है। कम से कम यहाँ पे जीत तो सच्चाई की होनी चाहिए थी, वो जीत तो बाद की बात है, उस चीज को ही कहीं ना कहीं दबा दिया गया। एक फायदा हुआ था, जब मैंने पीआईएल किया जी। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि आप क्या कर रहे हो डोपिंग को रोकने के लिए। इनकी लैब तब नई नहीं थी, अचानक 4 करोड़ का सैंक्शन हो गया फंड, और जितने उस समय लैब में थे डायरेक्टर्स एंड ऑल, डॉक्टर्स एंड ऑल, दे थैंक्ड मी कि थैंक यू सुनीता, तुमने पीएल किया, हमारी लैब तो अपडेट हो गई। तो मतलब मेरे को बड़ी खुशी होती है इन चीज़ों से। और फिर ये है कि जब भी कभी कोई कंट्रोवर्सी होती है कोई कहीं पर, तो सबको पता होता है कि सुनीता विल स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि मैं तब से रेबेलियन हूँ, सच का साथ देती हूँ, तो अपना वही इम्प्रेशन है, वही इम्प्रेशन रखना चाहती हूँ। जिस तरह आपने जिक्र करा था कि जब ये अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन होता है तो हर एक फेडरेशन को इट्स बिकम सो मैकेनिकल, हाँ, कोई पॉइंटर्स या पॉइंट्स देने होते हैं। यहाँ पे आपने एक डोपिंग लैब में लोग आके आपको, डॉक्टर्स और वहाँ के डायरेक्टर्स आके बोल रहे हैं कि थैंक्स, आपकी वजह से हमारी लैब को 4 करोड़ का सैंक्शन मिला। बट वही फेडरेशंस जहाँ पे अवार्ड्स की बात आती है वहाँ पे आपको मुझे 0 मार्क्स देते हैं, 0 दे रहे हैं। 0 मार्क्स। आई एम नॉट, उनके हिसाब से आई एम नॉट डूइंग एनी प्रमोशन। अगर रन्स प्रमोट करना, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम करना फॉर लास्ट 40 years, और ये एलिट का जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ही मैंने शुरू किया 2006 में। ये सब करना अगर स्पोर्ट्स प्रमोशन नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता कि स्पोर्ट्स प्रमोशन क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ कैन इंडिया रीबिल्ड इट्स बेसिक इंटीग्रिटी इन द एथलीट? देखो भाई, हम स्पोर्ट्स में ये मानते हैं कि सरकार है, उसकी आंखें हैं, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये जो अप्लाई करके उसमें ना बेचारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं ना, वो मारे जाते हैं, क्योंकि जिनको नहीं मिला और वो डिजर्व करते थे उनके, मैंने तो जैसे 4 साल से मैंने अप्लाई करना ही छोड़ दिया। कौन अप्लाई करे, वो 0 मार्क्स तो आ जाने हैं फेडरेशन की तरफ से, तो छोड़ो। लेकिन सरकार को तो दिख रहा है ना कौन क्या कर रहा है, तो उनको अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, एलिजिबिलिटी देख के, कैलिबर देख के, बैकग्राउंड देख के, कि किसको अवार्ड देना है, किसको नहीं देना है। राइट। सो मैं ये समझूँ इस चीज़ को कि सरकार को ना सिर्फ अवार्ड्स, बट अगर इंडिया के एक ट्रस्ट को रीबिल्ड करना है इन टर्म्स फ्रॉम वेरी ग्रास रूट लेवल एंड एलीट लेवल्स तक जाने के लिए, तो सरकार को कहीं ना कहीं सक्षम के साथ साथ थोड़ा सा, हाँ देखो, मतलब हथौड़ा भी मारना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपका जो टॉप्स का प्रोग्राम है बहुत अच्छा चल रहा है जी, लेकिन ग्रास रूट पकड़ो ना उनको, जो ग्रास रूट पे कर रहे हैं जी, ग्रास रूट लेवल पे। क्योंकि देखो 2036 की बात करते हैं, चलो 30 की बात कर लो, वो तो CWG में तो सभी जाएंगे ना, 30 में जो होने वाला है, कौन तैयार हो रहे हैं? टॉप्स में तो ऑलरेडी 25 साल के 26 साल के हैं, 30 में वो कितने साल के होंगे? तो किन पे काम करना है? जो 12 साल के हैं। राइट। कितने 12 साल 15 साल के बच्चों पे काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। ये See, these are the points which are eye openers for us. And CWG की बात जो आप 2030 की बात कर रहे हैं, इससे पहले जब हिंदुस्तान में हुआ था, पूरे हिंदुस्तान, भारतवर्ष ने देखा था उसमें कितने घोटाले हुए थे। मैम, आपको क्या लगता है कि जो फॉरेन फेडरेशंस होती हैं वो क्या चीज़ें सही करती है जो हिंदुस्तान ठीक नहीं कर रहा? गवर्नेंस एंड जो पैसा जैसे क्रिकेट वाले हैं, वो इतने प्रोफेशनल हैं, खुद भी पैसा कमा रहे हैं और खिलाड़ी को भी कमा रहे हैं, लेके दे रहे हैं, कमा रहे हैं ना। हमारी फेडरेशंस खुद का तो चाहती हैं लेकिन खिलाड़ी का कोई फायदा ना हो। कोई अगर पैसे जीतने लग गया तो क्रिकेट फेडरेशंस में करोड़ों की बोलियां लगती हैं, बट हमारे एथलेटिक्स फेडरेशंस में 1 रुपए की भी बोली नहीं लग पा रही। बिल्कुल, तो मतलब फेडरेशन के ऊपर है। अब जैसे कबड्डी ने अच्छा करा, टेनिस ने भी अच्छा करा, कुछ फेडरेशंस अच्छा कर रहे हैं, सॉकर्स भी अब प्राइवेट उसमें काफी अच्छा आ रहा है। हाँ, एथलेटिक्स में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या सपोर्ट मिल रहा है ये भी देखो ना। कभी वो, अगर मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, कभी इस कंपनी में घुस रहे हैं, कभी उस कंपनी में घुस रहे हैं, 1-2 हैं फाउंडेशंस जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फेडरेशन उनके लिए एफर्ट्स लगा रही है क्या? आपको वो नाम दे रहे हैं, मेडल्स दे रहे हैं, आप बहुत बूस्ट कर रहे हो कि भाई हमारे मेडल्स हैं ये एथलेटिक्स में, जो जिनके पास मेडल्स हैं उनको सरकार ने दे दिए, करोड़ों दे दिए, लेकिन अब जो नए तैयार हो रहे हैं उनको कितनों को सपोर्ट दिलवाया?
देखिए ये सपोर्ट ना सिस्टमैटिक होना चाहिए। आपने बोला आप नाम नहीं बताना चाहेंगे, इट्स देयर इन द ओपन डोमेन। कोई एक अगर एथलीट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इट्स बैक्ड अप बाय ईदर सम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पीपल और सम हेल्थ इंडस्ट्री पीपल। क्रिकेट के अगर आप कारवां को देखिए तो नामी शामी जितने भी क्रिकेट के नाम हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, आईडीबीआई के साथ कब तक उन्होंने रन्स में प्रमोशंस करे, दिल्ली हाफ बिल्कुल। मैराथन्स या आई थिंक न्यू दिल्ली मैराथन्स में सचिन सर हमेशा जुड़े रहे। सो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि छुपाने वाली बात है। इनफैक्ट हमें तो इस चीज़ को और प्रमोट करना चाहिए ताकि स्पोर्ट्स एजेंसीज, स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पोर्ट्स वियर हो, स्पोर्ट्स गियर हो, अभी इक्विपमेंट मैंने हो। 2-4 सुने कि रिलायंस फाउंडेशन कर रहा है, उनको बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, लेकिन और भी ऐसी कंपनीज आनी चाहिए। अब जैसे मेरे साथ TFCI है, सिर्फ 5 एथलीट को कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं जी। तो, लेकिन बहुत कम है ना ये। जी बहुत सारी इंडस्ट्री के कंपनीज को गेम्स अडॉप्ट कर लेने चाहिए जी। और फेडरेशन को उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट नहीं कर सकते तो अप्रिशिएट तो यहाँ करो। पे गवर्नेंस आनी चाहिए। गवर्नेंस को ये देखना चाहिए कि अगर हम सिस्टमैटिकली सपोर्ट करें एज अ CSR ऑब्जेक्टिव, एज एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग स्पोर्ट्स इंडिया का एक टॉप 3 लेवल में जाए। उससे मैं एक और चीज़ भी ये पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि इंडियन एथलेटिक्स वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज में आज नहीं तो कल पहुँच पाएगा? जब तक ग्रास रूट लेवल प्रमोशन नहीं होगा नहीं पहुंच पाएगा। बिकॉज जब हम बात करते हैं फ्यूचर की जी। कि 2030 में करना है, 2036 में करना है, तो तो 12 हम साल का वो बच्चा 12 साल के बच्चे पे तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। जो आज चैंपियंस हैं उन पे काम हो रहा है, उनको बहुत पर्क्स मिल रहे हैं, वेरी गुड, मिलना चाहिए। लेकिन नीचे वालों पे जब तक काम नहीं करोगे तो जब तक 2030 आएगा तब तक आप भी खत्म और वो रहेंगे नहीं। एक पिरामिड है, एक विजन नहीं हाँ, बन पा रही है। देखो एक कहीं ना पिरामिड कहीं एक है गैप हमारे इंडिया में। बेस नहीं है। जी जब बेस होता है तो कुछ चैंपियंस निकलते हैं और जाके टॉप लेवल पे जाते हैं। जी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बढ़ा है, 35 से 45 करा इन्होंने बजट, जी। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं ना, खिलाड़ी पे कितना लगा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिक्र करूंगा ना तो उसके लिए 4 पॉडकास्ट भी कम पड़ जाएंगे। वो अलग जिस से तरह करना आप, और इंफ्रास्ट्रक्चर वो को उसमें किसी और मेंटेन किया एक्सपर्ट को जाता बुलाना। है हाँ। और कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं हमारी स्टेट्स में, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। अभी जैसे हमारे पास जो नेहरू स्टेडियम है उसमें देखो, उन्होंने जब से जोरा और बनाया है जब तब जाके से वहाँ ट्रक खड़े होते हैं। जब वहां पे जाके हालत देखते हैं ना उसकी, बहुत बुरी हालत है। जो हम ग्रास रूट की बात करते हैं, अच्छा हाँ, तो छोटी कहाँ जगह। से क्या लीक हो रहा है, कहाँ से क्या पपड़ी गिर रही है और क्यों ऐसा हो रहा है, इस बारे में हम कम से कम 4 से 5 पॉडकास्ट भी करेंगे, वो भी कम रहेंगे। मैम आपकी जुबानी में एक चीज पूछना चाहूंगा, इफ यू कुड चेंज वन लॉ, वन पॉलिसी और अ सिस्टम इटसेल्फ, चाहे वो डोपिंग हो, चाहे वो कोई और पक्ष हो। मैं अगर मुझसे कोई कहे तो भाई जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, CSR करना शुरू करो, ग्रास रूट लेवल पे काम करना शुरू करो। मतलब आप चेंज कुछ नहीं कराना चाहेंगी, आप चाहेंगी कि और एक गवर्नेंस बेटर हो। तो अगर और, चेंज कराना चाहो तो जो करप्ट है ना जी। उनको हटाओ। उनको सबको पता है कौन करप्ट है, मतलब सब डिक्लेयर्ड है। कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम में सब डिक्लेयर्ड हुआ, लेकिन वही लोग अगर बैठे रहेंगे तो वो कैसे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। व्हेन चीटर्स एंड द करप्ट पीपल आर ऑन द टॉप, तो आप कैसे सोच सकते हो? तो पहले तो उनको हटाओ ना। लेकिन यहाँ क्या है ना, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, मतलब सबको अपने फायदे का सोचना है, इसलिए कोई ये करेगा नहीं। इस चीज को मैं आखिरी अंश में अगर मैं इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट करवाना चाहूँ आपकी जुबानी, ऐसी कौन सी चीज है जो आप कन्फ्रंट कर सकें, वन अनकंफर्टेबल, वेरी अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट द इंडियन स्पोर्ट्स टुडे, जो शायद कोई जनता में से ना कर सके? वो क्या अनकंफर्टेबल ट्रूथ होगा हमारे आज के इंडियन स्पोर्ट्स का? दे शुड स्टॉप बिहेविंग और से टेकिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स लाइक स्लेव्स। दे शुड ट्रीट देम लाइक अ प्रोडक्ट। जैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, ऐसे आप अपने स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट करना शुरू करें। उससे न तो जेलस होना चाहिए, ना उसको कर्ब करना चाहिए। मतलब टेंशन में करके अब वो कब तक परफॉर्म करेगा ना। तो बस
उसको प्रोडक्ट मान के प्रमोट करो। That was a beautiful and short interaction. मेरी कोशिश अब से यही जारी रहेगी कि हम थोड़े से अपने पॉडकास्ट को कंप्रेस करें, जिस तरह मुझे कमेंट्स भी मिल रहे हैं। एंड मेरे लिए भी एक तरह से एक जागरूकता का पॉडकास्ट एपिसोड है ये, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, बट बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में आज जो मेरा क्वेश्चनर का इक्विपमेंट है वो बहुत छोटा पड़ गया मैम के रिसिप्ट्स और मैम की रिसर्च के सामने। ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि एक खिलाड़ी जब एक जंग लड़ता है तो उस जंग के अंदर उस खिलाड़ी को कितना कुछ जो वो अचीव कर सकता था उस चीज़ से दूर जाना पड़ता है। बट अगर हमारी भारतवर्ष में हमें ऐसे खिलाड़ी नहीं मिलेंगे तो शायद हमारा गवर्नेंस, शायद हमारी फेडरेशंस, शायद हमारा इंटायर स्पोर्ट्स कल्चर ही और ज़्यादा रूइन हो जाएगा। कभी ना कभी जिम्मेदारी किसी ना किसी को उठानी पड़ती है। वो एक सोल्जर होता है जो बंदूक अपने कंधे पर उठाकर देश के लिए उस सियाचिन में भी खड़ा रहता है, बिना किसी सोच के, बिना उस परवाह के कि उसके घर में क्या चल रहा होगा। हमारे स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में भी, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के अंदर भी ऐसे नामी शामी खिलाड़ी हैं, डॉक्टर सुनीता गुदारा के जैसे, जो एक जर्नी चूज करते हैं डिस्पाइट एनी ओवर प्रेशर्स, डिस्पाइट एनी अदर छोटे छोटे पर्क्स को छोड़कर, प्रिविलेजेस को छोड़कर वो उनकी जंग जारी रहती है। और ये जंग सिर्फ कुछ 14 साल की नहीं है, ये बनवास 14 साल का नहीं, ये अब तो 40 इयर्स हो गए, ये तो 40 साल का एक क्या बोलूँ मैम, ये तो 4 डिकेड्स हो गए। बहुत बड़ी बात होती है मैम। ये हमारी जनता आज इस छोटे से एपिसोड से समझ लेकिन मैं पाएगी। डटी हुई हूँ, मतलब नहीं तो लोग ना गिव अप कर जाते हैं। ठीक है, हमने डोपिंग का छोड़ दिया, तुम नहीं कर रहे हो मत करो, लेकिन हम स्पोर्ट्स प्रमोशन में डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। तुमने कुछ करना है ना करो, हमें जो करना है हम वो करते रहेंगे। इट्स सो ब्यूटीफुल। मैंने इंट्रो में बोला ही था कि मैम का जो विकीपीडिया पेज है वो सब कुछ बोलता है कि कितने इंटरनेशनल पोडियम्स, कितने अवार्ड्स मैम के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं पे भी मैम को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना स्पोर्ट्समैनशिप उनकी बॉडी में एसिमुलेटेड है, कितनी सक्षम वो रही हैं। आज वो हर एक नामी शामी रनिंग कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। हर एक नामी शामी ब्रांड जो रनिंग मैराथन्स को ऑर्गेनाइज करता है, वहाँ वो एम्बेसडर बनती हैं। आई फील वेरी डिलाइटेड वंस अगेन दैट आई वाज एबल टू होस्ट मैम टुडे, एंड हम ऐसी डेप्थ्स में जा पाए जहाँ बिना नाम लिए कई हमारे सामने इंटरव्यूज़, कई हमारे सामने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के ऐसे सच बाहर आए जिसमें ऐसी पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं जिनका नाम डोपिंग लिस्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड था। This opens another era for all of us to think once again that what our real sportsmanship means all about. Thank you so much, ma'am, for joining us today at the Untold Story with Commander Victor Mike. आपके साथ हम जुड़े रहेंगे क्योंकि हमारा one stop gateway with Lava Global अब आने वाला है, organizing the marathons and duathlons and triathlons. Good. Thank you so much once again, ma'am. My pleasure. मैं फिर बार अपनी ब्यूटीफुल ऑडियंस, अपनी जनता से रिक्वेस्ट करूंगा दैट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक। सभी लोगों के सहयोग से मैं इन इंस्पिरेशनल गेस्ट को अपने मंच पर बुला पाता हूं और इनकी स्टोरी आप तक पहुंचा पाता हूं। कई बार ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं और कई बार ये सटीक सच होता है। मेरा यही मानना है कि सच और अकाउंटेबिलिटी हम सब तक पहुंचनी चाहिए। Once again, thank you so much. This is Commander Victor Mike signing off. Jai Hind, Jai Bharat.